नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल बिजनेस पॉडकास्ट शो में। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। एक नए शो में हम आपकी आज मुलाकात कराने वाले हैं ट्रेस एश्योर्ड सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर योगेश कुमार जी से, जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटरनेशनल मार्केट और कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम मिलते हैं और उन्हीं से जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ESG और बहुत सारी जेड जैसे सर्टिफिकेशन की डिटेल जानकारी। थैंक यू। आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट शो में। आज हम बात करने वाले हैं आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी विजनरी फाउंडर मौजूद हैं जिन्होंने ट्रेस एश्योर्ड सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी टैक्स की नींव रखी। एक ऐसी कंपनी जो ऑर्गेनिक खेती, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए काम कर रही है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं न सिर्फ एक सफल उद्यमी हैं बल्कि सस्टेनेबिलिटी, PGS और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी विषयों पर गहरी समझ रखते हैं। तो चलिए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा और टैक्स कैसे किसानों और इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने सुनी तो बहुत होंगी, लेकिन वास्तव में ये क्या रोल प्ले करती है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम डायरेक्ट उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए हम आज आपको मिलाते हैं अपने नए गेस्ट मिस्टर योगेश कुमार, फाउंडर ऑफ टैक्स। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आपने हमारे शो के लिए समय निकाला और वो भी वर्किंग डे में समय निकाला। ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहले मैं सर अपने ऑडियंस की तरफ से जानना चाहूँगा आपकी एक शॉर्ट छोटी सी सक्सेस जर्नी, छोटी सी एक आपकी जर्नी इन द बिज़नेस वर्ल्ड। कैसे आपने आपकी कॉलेज के बाद कैसे आप बिज़नेस वर्ल्ड में आए और अब तक के बारे में छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो हम सर आप जानना चाहेंगे। थैंक यू मेरे को इस तरीके का टाइम और इस पे एक मौका देने के लिए। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन सारी मेरी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में से ही है। मैंने RBS कॉलेज बिजपुरी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। देन उसके बाद मैं नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद, जिसका कि अब आजकल नाम जो है अयोध्या है, वहाँ से मैंने किया है। ये 2003 में मैंने किया था। उसके बाद मैं कई सारी जगहों पे मेडिसिनल हाउस इन सारी कुछ एक इंस्टीट्यूट थे, उनमें रिसर्च का भी काम किया हुआ है। देन उसके बाद मैं ऑर्गेनिक से जुड़ने का मौका मिला, कुछ एक ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की। फिर मैंने एज एन ऑडिटर कई सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज में भी काम किया है। देन एक्चुअली एज एन ऑडिटर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन फील्ड लेवल पे एक ऑपरेटर काम करता है। ऑपरेटर साइड वो प्रैक्टिकल काम करता है एक्चुअली, उसके बारे में हम उतना जानकारी नहीं रखते हैं। तो केवल इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्लाइंट साइड में भी काम करना चाहा कि एज एन ऑडिटर ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक के जो एज एन ऑडिटर जो काम होता है उसके बारे में जानते हैं, बट फील्ड पर रियलिटी में क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो इसी वजह से मैंने कुछ एक ऑडिटी साइड में भी काम किया, जो कि बिजनेस होल्डर्स होते हैं। इस तरीके से काम करते करते करीब 21-22 साल हो चुके हैं सर अभी तक मुझे, और 21-22 साल कंप्लीटली ऑर्गेनिक के लिए डेडिकेटेड हैं। और अब तो शायद लाइफ इसी में निकलने वाली है कि ये आज का शो बहुत ही एक वंडरफुल शो होने वाला है और हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने वाले होंगे। लेकिन सर उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ट्रेस एश्योर्ड सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली क्या है, ये कंपनी क्या करती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में मुझे 21-22 साल के आसपास का एक्सपीरियंस। ऑर्गेनिक, थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में हल्का सा आइडिया देता हूँ पहले मैं। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक एक्चुअली जिसमें कि बिना खाद और जो सिंथेटिक होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको बिना यूज किए
जो भी खेती और जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। बट ऑर्गेनिक, मैं एक खेती कर रहा हूँ किसी भी लेवल पे, कोई कुछ भी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो आप नहीं मानेंगे। एग्री। ट्रस्ट और एक फैक्टर, एक फेथ वाला जो फैक्टर है वो आता है। 100%। अब इस केस में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, एक्रेडिटेशन बॉडीज को, गवर्नमेंट को ये अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर चुकी है कि मैं हर तरीके से ये चीज इंस्पेक्ट करके, चेक करके मैं ये बता सकता हूं कि यस इट इज ऑर्गेनिक। इसमें काफी लंबा टाइम लगता है, तब जाके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके एक सर्टिफिकेशन बॉडी बनती है। राइट। अब वो सर्टिफिकेशन बॉडी यदि ये बोलती है कि यस इट इज ऑर्गेनिक, तो आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक मुंबई में बैठा हुआ पर्सन वो मान सकता है कि हाँ ये इन्होंने चेक किया है तो इट मींस ये ऑर्गेनिक है। तो उस केस में सर्टिफिकेशन बॉडी की रिक्वायरमेंट आती है। राइट। अदरवाइज एक बायर है, एक सेलर है, एक ऑर्गेनिक कर रहा है, एक ऑर्गेनिक खरीदना है, सर्टिफिकेशन एजेंसी की रिक्वायरमेंट तब आती है कि किसी भी तरीके की बायर के साथ में चीटिंग नहीं हो जाए। राइट। उसके लिए सर्टिफिकेशन बॉडी को अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज के सामने। ओके, नाउ द सर्टिफिकेशन बॉडी ट्रेस अश्योर कैसे बना? तो एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, यही दिल्ली में ही होता है, जिसे बायोफेक कहते हैं। ये जनरली अगस्त सितंबर के आसपास, नवंबर के आसपास होता है, अक्टूबर के आसपास। इसमें 3 डायरेक्टर्स हैं, एक हेल्थ के डॉक्टर हैं, एक टीचर, फॉर होल लाइफ टीचर्स थी, एक मैं था जो ऑर्गेनिक में ही काम कर रहा था। तो सब लोग वहां पे ही मिले थे और इसी तरीके से जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर है वो भी काफी इसी तरीके से कि बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसे ही टीचर्स थी कि आजकल बच्चों में भी माल फंक्शनिंग और माल न्यूट्रिशनल का बड़ा इश्यूज आ रहे हैं एंड केमिकल दिस एंड दैट। तो अब एक्चुअली मेरी एक्सपर्टाइज थी ही ऑर्गेनिक में, तो उसमें फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए जिसमें कि सर्टिफिकेशन और एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मार्केट में मिल सके, जिसको कि एक सर्टिफाई किया जा सके। तो सर्टिफिकेशन बॉडी पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते चले गए सब लोग। ये 2020 की बात है, हमने फाइनली 22 में वर्किंग कंप्लीट स्टार्ट कर दिया था। तो सर अगर इन शॉर्ट जहाँ तक मैं अभी समझ पाया हूँ कि इस कंपनी की जो नींव रखी गई है वो नींव कम्प्लीटली देखा जाए तो एक्चुअली जो ऐसा कि बताया कि 3 डायरेक्टर्स इनको मत के बेस पे है, जो ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, एक टीचर हैं। एक डॉक्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो ईटिंग प्रोडक्ट्स है जिसे हम इनहेल कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और जब उनकी देख रेख में कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट्स को, ईटेबल प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन एज अ सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में निकल के आ रही है, तो उसमें कम्प्लीटली विज़न क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली ये एक तरीके से हम इस प्रॉब्लम को कुछ का डायरेक्ट सोल्यूशन है, जो टैक्स है डायरेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत इंटरनल हो जाता है, ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि जो कंपनी है, जिस कंपनी की जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है। हमारे पास तो एक कंज्यूमर के पास एक प्रोडक्ट की कंपनी का नाम और ब्रांड ही पहुंचता है, बट उन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो विज़न है क्या रहा है, उनका गोल क्या रहा है, हाउ दिस कंपनी गेट फाउंडेड, वो सर चीज़ मुझे टैक्स से समझने को मिल रही है। और होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस शो के माध्यम से जान पाएंगे कि एक्चुअली में हमारे इंडिया में जो टैक्स है वो कितना बिगर रोल और कितने बड़े विज़न के साथ में ऑर्गेनिक फील्ड में रोल प्ले हो रही है। सर मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा आपसे, जब इस बिज़नेस की शुरुआत हो रही थी या जब आप बिज़नेस वर्ल्ड में आए, कौन कौन सी दिक्कतों का आपने सामना किया और उनसे आप कैसे बाहर आए? सर एक्चुअली सर्टिफिकेशन बॉडी में ना एलिजिबिलिटी प्रूव करना कि एज ए सर्टिफायर आप जो है किसी एक काफ़ी
अलग अलग तरीके की बिजनेसेस होती हैं। कोई एक्सपोर्टर होता है, कोई प्रोसेसर होता है, कोई फार्मर होता है। अलग अलग तरीके के लेवल पे आपको एलिजिबिलिटी, आप क्या सर्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये एलिजिबिलिटी प्रूव करना बहुत बड़ा टास्क होता है। राइट। अब इसके लिए आपको मैनुअल्स, क्वालिटी, प्रोसीजर्स, फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, बहुत बड़ा टास्क है सर। और उसके साथ साथ आपको अपनी टीम को इस तरीके से सेट करना जिसमें कि वो एलिजिबिलिटी प्रूव होने के साथ साथ वो फील्ड पे जब ऑडिट हो, फील्ड पे जब सर्टिफाई करें तो वो दिखनी चाहिए। राइट। ऐसा ना हो कि केवल प्रूव हो गई, दैट्स इट। वो चीज फील्ड पे जब आप जाएं तो वहां दिखे, वो प्रोडक्ट में दिखे। तो वो चीज के लिए एक टीम को बिल्डअप करना, एक अच्छे एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट करके एक टीम बिल्डअप करना, ये बहुत बड़े टास्क हुआ करते हैं। बाकी लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सच कोई इश्यू नहीं आया। डेफिनेटली देखिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, सर्टिफिकेशन बॉडी बनने के लिए, एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। राइट। तो ज्यादा टाइम लगने की वजह से बहुत सारे देखिए जब तक आप सर्टिफिकेशन प्रूव नहीं कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको एक लाइसेंस नहीं मिलेगा कि आप सर्टिफाई कर सकते हैं। सर्टिफाई करने के बाद में फिर आपका बिजनेस जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो उतने टाइम पीरियड तक सस्टेन करना, पूरा अच्छे सेलेक्टेड एक्सपीरियंस्ड लोगों का सिलेक्शन करना और तब जाकर के स्टार्ट करना, तो वो थोड़े से इश्यूज तो आते ही हैं, आप जानते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारी टैक्स है, जहाँ तक कि सर एक बिजनेस वर्ड का एक मतलब एक साथ में एक अटैच्ड रहता है, वो होता है हमारे कॉम्पिटिटर्स। तो करेक्ट। आज के डेट में बिजनेस वर्ड मतलब इतना एक्सपेंड करता है कि आप किसी भी आइडिया को लेके अगर आप कोई हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्ली हम देखते हैं कि कोई ना कोई बिज़नेस एग्जिस्ट करता है। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि आप जो टैक्स है उसकी यूएसपी क्या है और वो कैसे औरों से अलग है, और अपने कॉम्पिटिटर्स से खुद को अलग रखने के लिए आप एक नया क्या कर रहे हैं सर इसमें से? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम ऑर्गेनिक में हैं और सर्टिफिकेशन में हैं। सर्टिफिकेशन में बड़ी लैंग्वेज और सिस्टम बड़ा सिस्टमेटिक होता है। राइट। फॉर्चुनेटली, ये बहुत अच्छा मैं बोल रहा हूँ, फॉर्चुनेटली इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक बिजनेस में कोई भी किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके। एक दूसरे के कंपेनियन जरूर है। राइट। कॉम्पिटिटर और कंपेनियन में केवल छोटा सा डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिक में कंपेनियन जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि बिना कंपेनियन के ना कंपेनियनशिप के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कॉम्पिटिटर एक थोड़ा व्हाट डू कॉल नेगेटिविटी लाता है एक्चुअली। राइट। लेट मी कम अप। बट द कंपेनियनशिप जो है बड़ा अच्छा वो है, और यही होना भी चाहिए। कोई किसी भी तरीके से वो नहीं है। यस, हम डिफरेंट कैसे हैं? Right. ट्रेश अश्योर ग्लोबल सर्टिफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम है। ट्रेश अश्योर, जिससे कि हमारा एक वो है कि ट्रेशेबल अश्योरेंस। अब ट्रेशेबल अश्योरेंस एक बायर को देने के साथ साथ जो हमारा क्लाइंट है उसको भी अश्योरेंस देने की जरूरत होती है। राइट। हम सर्टिफिकेशन में ट्रेसेबिलिटी बहुत मैटर करती है कि कोई किसी भी लेवल पे कोई प्रोडक्ट है, आपको आप एज ए क्लाइंट आपने यूज किया, उसमें कोई इश्यू मिला आपको, अब वो इश्यू कहां से आया उसको चेक करते 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 लास्ट एंड पॉइंट तक और उस रूट तक पहुंच पाए कि ये इश्यू जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिला है आपको, ये क्यों है, ये पीछे तक आप चेक करते हुए चले जाएं। इसे ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। ट्रेस करना। राइट। अब ट्रेसेबिलिटी को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है वो डिपेंड करता है सिस्टम पे, प्रोसीजर्स पे। तो ट्रेस अश्योर, हमारा लोगो भी आप देखेंगे तो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ट्रेस अश्योर है। तो ट्रेस अश्योर ग्लोबल, और उसमें सर्टिफिकेशन है। राइट। अब ट्रेसेबिलिटी हम लोग कई लेवल पे भी होता क्या है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। अवेयरनेस
ऑर्गेनिक में कैसे काम करना है, ऑर्गेनिक में कैसे आगे बढ़ना है, ऑर्गेनिक क्यों कंज्यूम करना चाहिए, ऑर्गेनिक में क्या जरूरी बातें याद रखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस थोड़ा सा कम है। तो सबसे पहले हम लोग ना सारी चीजें जो है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, और ये सारी चीजें ट्रेसेबल हैं हमारी वेबसाइट पे भी। जो चीज उनको चाहिए जो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक बिजनेस और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह भी अब प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि छोटे छोटे एक एक पॉइंट्स पे, कभी लेबल पे, सिविलिटी पे, कभी प्रोडक्ट, कभी इन सारे प्रोसीजर्स पे उनको नॉलेज प्रोवाइड कराएं। तो छोटी छोटी क्लिप्स प्रोवाइड कराने का भी प्लान है हमारा। बहुत बड़ी हेल्प होगी सर उससे। यदि आप किसी भी नॉलेज को गेन कर देते हैं, किसी की नॉलेज को, तो फिर उसको बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो नॉलेज होना, अवेयरनेस होना, उस प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में उसको आइडिया होना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारा एक जरूर वो है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे और हर तरीके से एक्सेसिबिलिटी उसको प्रोवाइड कराएंगे। राइट सर। ये सारी चीजें जो है हमारी, एक जगह स्टडी कर रहा था कि कस्टमर एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी बिज़नेस को आगे करा ले जाने में और उसके सक्सेस में। और उसी पॉइंट को सर आपने थोड़ा सा अभी वीडियो क्लिप और वो प्रोवाइड करना, और वेरी इजी टू एक्सेस ऑन वेबसाइट की, इजीली कोई जाके, हाँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे। हाँ, उसमें हमारा प्रोसीजर भी होता है कि हमें वो सारी चीजें डालनी होती हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस उसमें जरूर अवेलेबल। सो सर टैक्स जो है वो किस किस फील्ड, इंडस्ट्री और सेक्टर्स में अभी काम कर रहे हैं? यस, पॉइंट ये ज्यादा वैलिड है क्योंकि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग कई डिफरेंट स्कीम्स में काम कर रहे हैं। स्कीम्स फर्स्ट हम बात करें पीजीएस, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये पीजीएस एक ऐसा सिस्टम है जो डोमेस्टिकली ऑर्गेनिक के लिए बनाया गया है। इसमें हम डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्कीम्स में हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आरसीज में आने लगे हैं, एंड करीब मोर देन 1 लाख फार्मर हमारे साथ में रजिस्टर्ड है। वाह, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये एक पीजीएस की बात है। सेकंड हमारी स्कीम है एक जेड। जेड स्कीम में एक्चुअली ये भी एक सस्टेनेबिलिटी स्कीम है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जेड। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वेदर ये जरूरी नहीं है फूड सेक्टर से भी हो, किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल है, व्हाटएवर, इंजीनियरिंग है, तो किसी भी लेवल पे उसको कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट रिलेटेड होते हैं, जो सोशल रिलेटेड होते हैं, एंड कुछ गवर्नेंस रिलेटेड होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स को उनको कवर करना पड़ता है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और यदि वो लोग कवर करते हैं तो हम लोग ऑडिट करते हैं उनका, ऑडिट करके हम उनको जेड सर्टिफिकेट देते हैं। जेड सर्टिफिकेट के बेसिस पे गवर्नमेंट से बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। यदि कोई जेड सर्टिफाइड होता है तो वो गवर्नमेंट से बहुत सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं टू प्रमोट हिज बिजनेस, और एक अपने पूरी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी बेनिफिट्स मिलते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें। तो एक जेड सर्टिफिकेशन है, एक डीआरसी है, डिजिटल रेडीनेस सर्टिफिकेशन होता है। उसमें जो भी B2C के लिए जो होते हैं तो उनको रजिस्टर्ड कराया जाता है, एक पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया जाता है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कुछ हम लोग यूरोप के लिए ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफाई कर रहे हैं, EU जिसे कहते हैं, EU ऑर्गेनिक यूरोप के लिए है, हम लोग सर्टिफाई कर रहे हैं। सेकंड, बहुत सारे अभी नियर फ्यूचर में हमारा NPOP विद इन 1 और 2 मंथ्स आने के चांसेस हैं, एंड भारत गैप के लिए भी अप्लाइड हैं हम लोग, जिसमें कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस
स्पेसिफिकली फॉर इंडिया हमने जो है उसके लिए भी एक्रेडिटेशन अप्लाइड है। कई सारे और भी चीज़ों में हम लोग अप्लाइड हैं। इस तरीके से स्लोली स्लोली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रूव करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर, आपने हमसे जेट के बारे में डिस्कस किया। और सर जहाँ तक मेरी समझ ये है कि जब कोई कंपनी किसी सेक्टर में काम कर रही होती है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड हो, जहाँ पर उनको ESG का ध्यान रखना पड़ता है, और वहाँ पर जब कोई टैक्स जैसी कोई सर्टिफिकेशन कंपनी उनको सर्टिफाइड कर देती है, जेट जैसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंपनी के फाउंडर्स को भी एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस सा मिल जाता है कि यस, आई एम मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन सिंस दिस सर्टिफिकेशन कंपनी हैज सर्टिफाइड एस। सो जिन चीज़ों पे हमारा एज अ कंपनी ध्यान नहीं जा पाता है कि हमने इन्वायरमेंट का ध्यान न रखते हुए किसी चीज़ पर काम किया, कोई डिवाइस बना ली या कोई प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट बना लिया, बट कहीं ना कहीं वो तीनों चीज़ें छूट गई। कहीं हमने इन्वायरमेंट का ध्यान रख दिया तो गवर्नेंस छूट जाता है। तो लेकिन जब कोई टैक्स जैसी कोई बड़ी कंपनी और इतने अनुभवी डायरेक्टर्स के साथ में जब उसको सर्टिफाइड कर देता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सर एक विज़न में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता होगा। आई होप कि वो और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं उसमें। एक्चुअली ऑडिट जो होता है ना, देखिए आप अपने घर में रहते हैं, Right. आपको किसी कॉर्नर में ना कहीं गंदगी पड़ी होगी ना, तो वो आपको, क्योंकि डेली आप वहां होकर निकल रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, बट एक नया आदमी आएगा, एक नई नजर वाला आएगा, उसको पहली बार देखेगा ना, तो उसको सबसे पहले वही नजर जाएगी। तो ऑडिट का काम होता है इम्प्रूवमेंट। आप जा रहे हैं वहां पे जाकर के उनकी गलतियां नहीं निकाल रहे हैं हम उनको एक इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ पे शायद कुछ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट के पॉइंट होते हैं, और डेफिनेटली कोई जेट सर्टिफाइड हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और आगे और बढ़ने के लिए भी कॉन्फिडेंस आता है। गवर्नमेंट भी उसको कॉन्फिडेंस देती है बाय प्रोवाइडिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स। सर मैं थोड़ा सा ये जो आपने सर्विसेज के बारे में बताया, उसमें सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे PGS के बारे में, जो आजकल बहुत चर्चा में है। क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये क्या होता है और किसान भाई बहनों के लिए क्यों ज़रूरी है? ओके, तो PGS की फुल फॉर्म होती है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि फार्मर को फार्मर्स के साथ में ही पार्टिसिपेशन करके गारंटी देनी होती है। ओके, आई होप अच्छी, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेशन करके और ऑर्गेनिक होने की गारंटी देनी होती है। क्योंकि देखिए सर, अब मेरे पास में कोई रहता है, मैं किसी एक घर में रहता हूँ, एक मेरा पड़ोसी है, और आप बहुत दूर रहते हैं, आप एक बार आएंगे, लेकिन मुझे ज्यादा मालूम होगा मेरे पड़ोसी के बारे में कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है। तो जब वो आपस में ही पार्टिसिपेट करके, आपस में ही एक दूसरे का चेक करके और ये गारंटी दें कि हाँ ये गारंटी ऑर्गेनिक है, तो वो कहते हैं PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। अब उनके जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस के बेसिस पे एज ए रीजनल काउंसिल, हम एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी, हम लोग चाहते हैं, हम लोग जाकर के उनका पूरा सिस्टम, कि जो भी सिस्टम इन्होंने फॉलो किया है वो क्या एज पर स्टैंडर्ड फॉलो किया है, वो चेक करके उनको सर्टिफाई करते हैं हम लोग। इसीलिए इसको PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं। इसमें एक दूसरे का सेल्फ असेसमेंट होता है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आता है कि हाँ ये कैसा कर रहा है, इसका कॉन्फिडेंस है। सभी एक सिंगल एंटिटी या ज्वाइंट मार्केटिंग की बात करें, सब लोग इकट्ठा होकर के, क्योंकि एक्चुअली किसी भी क्वांटिटी को आप 50 क्विंटल क्वांटिटी कहीं मार्केट में लेकर के जा रहे हैं तो अपने उस हिसाब से कि थोड़ी सी कम क्वांटिटी है, कम पैसा देगा। लेकिन जब वही क्वांटिटी 500 टन, 500 क्विंटल या 1000 क्विंटल होती है, तो किसान इकट्ठा लेकर के जाते हैं, तो फिर सामने बायर को भी सोचना पड़ता है कि थोड़ा सा सही रेट दो भाई, एक जगह पे इकट्ठा मिल रहा है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि आजकल जो गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट कर रही है इस चीज को।
एफपीओ सिस्टम को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ। सर हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, जहाँ पर हम पीएचडी एक्सप्लेन कर रहे थे। वी कैन जी स्टार्ट। ओके। तो वही सिमिलर सेम वो है कि जॉइंट मार्केटिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट भी एफपीओज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को जो प्रमोट कर रही है, तो वो एक मोरलेस उस तरीके का सिस्टम है। तो उसमें जॉइंटली सब लोग एक साथ सेल करते हैं, एक साथ इनपुट भी है तो इनपुट भी एक साथ परचेज कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक के लिए यूज होता है। सबसे बड़ी चीज है कि ये केवल डोमेस्टिक के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो इसमें बड़ा ही लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन है जो कि कोई भी बियर कर सकता है, इस तरीके का लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन होता है। तो इसीलिए पीजीएस को ज्यादा काफी वो दिया जा रहा है, गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है और पीजीएस ऑर्गेनिक पे, तो काफी बढ़िया है एक्चुअली, सिस्टम अच्छा है इसका। योगेश सर, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ लेके आना चाहूँगा। जो स्टार्टअप्स हैं जो एग्री फील्ड में आज की डेट में काम कर रहे हैं, और लगभग 4 लाख स्टार्टअप्स अभी रजिस्टर्ड हैं स्टार्टअप इंडिया में। उसमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स वो हैं जो डेडिकेटेड है एग्री फील्ड के लिए। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि उनका भी कई सारे स्टेज में है, कुछ आइडिएशन पे हैं, कुछ अर्ली स्टेज में हैं, कुछ वैलिडेशन पे हैं। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि आप उनको एक अपने एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि जो टैक्स है वो सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। तो ऑफ कोर्स सर आपसे बेहतर उनके लिए कोई सोर्स नहीं होगा जो उनको सही गाइडेंस दे सके कि व्हाइल दे आर इन एग्री बिजनेस उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकें। ओके, तो देखिए किसी भी फूड बिजनेस की यदि हम बात करें तो वहां पर 3 से 4 स्टेज होती हैं। वन, एक फार्मर लेवल है जो कि खेती कर रहा है और वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ग्रो कर रहा है। 2, उस प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए फार्मिंग लेवल पे फार्मर कुछ इनपुट यूज करता है उसमें। और 3, प्रोसेस होने के बाद में वो एक्सपोर्ट होता है या कंजम्पशन के लिए जाता है, एक प्रोसेस होता है। तो ये 3-4 पॉइंट लेवल होते हैं। कोई भी एग्री सेक्टर में काम कर रहा है, जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एफपीओ बना रखा है उसने, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, तो ऑर्गेनिक के लिए एजुकेट करके फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग कराए। इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकता है और कलेक्टिवली एक ग्रुप बना करके फार्मर्स एक ग्रुप बनाए प्रॉपरली, उसको एक लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड करके, और उस ग्रुप को पूरे को एजुकेट करके, अच्छी तरीके से एजुकेट करके कैसे ऑर्गेनिक किया जा सकता है, ऑर्गेनिक करें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक आप मंडी में जाइए और मंडी में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनिक प्रोसेसर जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेस कर रहा है, जो आगे प्रोडक्ट बना करके आगे सेल करना चाहता है, उसको भी मटेरियल जो खरीदना होगा वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर से ही खरीद सकता है। ऐसे नहीं खरीद सकता है कि वो कहीं से भी ले ले और उसको ऑर्गेनिक बोलने लगे। ये बड़ा जो चैन है, पूरी चैन सर्टिफाइड होनी चाहिए, तभी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जब ग्रुप बना होता है ऑर्गेनिक एक ही जगह पे काफी मिल सकता है, तो उन लोगों से प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं परचेज करने के लिए। तब जाकर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट आपको ऑर्गेनिक की फैक्ट्री लगानी है, ये करना है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक के नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने अदर सेगमेंट के साथ में ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी भी है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें न्यू स्टार्टअप्स आते हैं और जो है तो डेफिनेटली इसमें जो है ना बहुत जरूरी भी है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है कि मार्केट में अभी बहुत कम परसेंटेज में, कुछ एक % में ही केवल ऑर्गेनिक हो रहा है अभी, तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। राइट, ग्रेट, लाइट, यस राइट। तो ये इसमें जरूर आए, और नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, इतना बड़ी बात नहीं है,
ले सकते हैं कहीं से भी। राइट जी। सर, राइट। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे एक सर हम मतलब दोनों B2B और B2C के माध्यम से एक हमारे व्यूवर्स की तरफ से एक सवाल है, उसको सर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि एक्चुअली में देखा जाए कि डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो जिस लेवल पे कंज्यूम करा जा रहा है प्रोडक्ट्स को, मैं फार्मर्स की बात करूं, जो मंडी की जैसे आपने बात करी, वहाँ पर जो मटेरियल जा रहा है, मैं डायरेक्ट जो कंज्यूम हो रहा है खेती से कस्टमर्स के पास तक आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के चक्कर में हम तो ऑफ कोर्स पहले से ही सॉइल को ख़राब कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये भी देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक, हालांकि जो जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात की और बहुत सारी अवेयरनेस, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को समझ आ रही है ये चीज़ कि ऑर्गेनिक फूड कितना इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए भी और लाइफ को भी हेल्दी रखने के लिए। अवेयरनेस के थ्रू लोग मूव भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्यूचर भी बहुत ग्रोथ है। तो सर इस गैप को, जो ये गैप है डिमांड एंड सप्लाई का, जहाँ पर लोग बहुत सारे यूरिया और उनको डाल के बहुत सारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोडक्ट करने के चक्कर में उस डिमांड को फिल करने के लिए वो कर रहे हैं, तो जहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए सर ऑर्गेनिक फील्ड जो है, जो या टैक्स है या जैसे जो ऑर्गेनिक फील्ड्स फार्मिंग से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, वो सर इसको कैसे आप सॉल्व करने का सोल्यूशन ढूंढते हैं? सर ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सबसे पहले ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक सप्लाई में, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ जाएगा यदि हम यूरिया डीएपी डाल करके और ऑर्गेनिक नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से गैप आ जाएगा। ये जनरली लोग बोलते हैं। सर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, आज भी जो सॉइल है हमारी, इसमें छोटा सा 1 मिनट का मैं बताता हूँ आपको। इसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो होता है, CN रेशियो कहते हैं, सॉइल के अंदर होता है, जो कि 25:1 के आसपास का रेशियो जो होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है। 10:1 to 25:1 के आसपास। उस टाइम पे जो सबसे हेल्दी सॉइल बोला जाता है उसको, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है जो प्लांट को चाहिए होते हैं। ठीक है। अब स्लोली CN, कार्बन नाइट्रोजन, अब हम यूरिया के रूप में, डीएपी के रूप में नाइट्रोजन कंटिन्यू देते चले जा रहे हैं, लेकिन कार्बन हम सॉइल को नहीं दे रहे। कार्बन क्या होता है? कार्बन जितना भी सड़ी गली चीजें जो भी है, हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी होती है, जितनी भी चीजें, बहुत सारा कार्बन परसेंटेज में होता है, तो जितनी भी चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजों को जब डिकम्पोज करके डाला जाता है तो उसमें कार्बन की सफिशिएंसी होती है। अब वो चीज तो डाली नहीं जा रही है नॉर्मल। तो स्लोली क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन का रेशियो है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब होने की वजह से जो सॉइल हेल्थ है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, वो पुअर होती जा रही है सर। अब जो सन 60 से हमारे यहाँ पे यूरिया डीएपी डालना स्टार्ट हुआ था सर, वो अभी तक कंटिन्यू डाला जा रहा है। तो सॉइल के अंदर अभी तक इतना ताकत, इतनी स्ट्रेंथ थी कि अभी तक कंटिन्यू वो जो है अपनी कैपेसिटी पूरा दिखा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यूरिया और डीएपी की हमें क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं किसान, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो उतना का उतना ही आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। रीजन क्या है कि सॉइल अब रिएक्ट नहीं कर पा रही है, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालेंगे तभी ला पाएंगे। तो इसीलिए अब ये जरूरत है कि वो बंजर न हो जाए कल को, उसको एक CN रेशियो को मेंटेन करने की जरूरत है, उसमें कार्बन देने की जरूरत है उसको। हमें भी कोई एक ही केवल न्यूट्रिएंट देता रहे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हमें भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी जी सर। तो इसीलिए जो भी ये CN रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं वो यदि डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, सप्लाई और डिमांड में कोई इश्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। करके देखें। बिल्कुल, मेरी सर ये जिम्मेदारी बनती है, आपके माध्यम से ये जानकारी मिली मुझे, ये सवाल भी हमारे व्यूअर्स का था और थैंक यू सो मच, आपने इसको एड्रेस किया। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सवाल के जवाब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं
ताकि ये कहीं ना कहीं जो गैप का जो मिथ है ये हट सके। और कहीं ना कहीं जो CN का जो रेशियो आपने बताया ये साइंटिफिकली सच में ऐसा है, और हमारी सॉइल अभी भी बहुत स्ट्रांग है और वो उस गैप को पूरा मेंटेन करने में सक्षम भी है। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारी जो टैक्स है कंपनी है, जो ये इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री को वो प्रोसेस आसान बनाती है, इसके साथ में जो छोटे किसान हैं वो अगर एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहें तो उनको कैसे हेल्प हो सकती है और उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑर्गेनिक में इंडिया में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसे ग्रोअर ग्रुप सर्टिफिकेशन कहते हैं। ग्रोअर फार्मर को बोला जाता है, वो ग्रुप बना करके सर्टिफिकेशन कर ले। तो उसमें कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से ग्रोअर जो है सारे के सारे फार्मर्स इकट्ठा होकर एक सर्टिफिकेट ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना करके नॉलेज गेन करें या कोई एक फैसिलिटेटर अपना रखें जो कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करवा सके, और उसके बेसिस पे वो सर्टिफिकेशन लें। सर्टिफिकेशन लेकर के कलेक्टिवली उसको मार्केट कर सकते हैं। लेकिन फार्मर्स का जो प्रोड्यूस होता है, जो फील्ड का जो प्रोड्यूस होता है, वो जनरली रॉ मटेरियल बोला जाता है, वो दैट इज नॉट रेडी टू कंज्यूम। वो एक प्रोसेस में जाकर के, फॉर एग्जांपल हम धान से चावल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें एक मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्ट्री, एक प्रोसेसर को जाना पड़ेगा। एग्री। गेहूं से आटा बनाना पड़ेगा तो उसके लिए जाना पड़ेगा। राइट। या देखिए, इसमें बड़ा अच्छा है, एफपीओज रजिस्टर्ड करें। गवर्नमेंट बहुत इस पे वो कर रही है, काफी ट्राई कर रही है। फार्मर्स सभी इकट्ठे होकर के एक लीगल एंटिटी डेवलप करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें। उसमें गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करता है। एक छोटा सा अपना खुद का ही प्रोसेसिंग भी डेवलप कर सकते हैं। उस प्रोसेसिंग को सर्टिफाई करा लें और उसके बाद में आगे वो डोमेस्टिक में या जो भी नॉर्म्स एक्सपोर्ट के होते हैं उनको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सर, आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को बड़े ही डिटेल में आपने सर एक्सप्लेन किया। सर मैं थोड़ा सा अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने बातें की, अब मैं थोड़ा सा सर आपका ध्यान आपकी तरफ वापस से लाना चाहूँगा। मैं सर थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि इतने इतने साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए, इतनी बड़ी लीडरशिप आपने गेन की। मैं सर जानना चाहूँगा कि क्या कभी ऐसा लाइफ में मौका आया जब आपने फेल्योर को फेस किया हो और उससे आप कैसे आउटकम किया? देखिए सर, ऐसा कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई पर्सन होगा जिसने फेल्योर को फेस न किया हो। बस बात यह है कि कोई फेल्योर को फेस करके आगे बढ़ जाता है, कोई फेल्योर को फेस करके फेल हो जाता है, मतलब उसी में फंस जाता है। अदरवाइज सर देखिए, छोटे मोटे अब ये सारी चीजें, इश्यूज सबके साथ में आते हैं। कोई सर वाकया हमारे व्यूवर्स के साथ आप साझा करना चाहेंगे, कैसे आप बाहर निकले उससे, खुद को आपने कैसे इतना एनर्जेटिक मोटिवेटेड रखा और आप इस इतने बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं? सर देखिए, एक चीज मैं जरूर जानता हूं, क्योंकि मैं बड़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। एक चीज मैं जानता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बोला था कि हमेशा ना एक विकल्प जेब में रख के रखिए, आपकी फेल्योर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ ही नहीं पाएगा। वो हमेशा रखना चाहिए सर। आप बढ़ते रहिए, आप फेल भी होंगे, बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। सर देखिए, जब आप ना किसी जॉब से बिजनेस में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। हम भी काफी दिनों तक डिप्रेशन में रहे हैं सर। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशंस, गवर्नमेंट लीगलिटी को प्रूव करना, उसके बाद में फिर एक मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना किसी भी मार्केट में, और उसमें फिर आगे बढ़ना। एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी हमें अपने आप को एलिजिबिलिटी प्रूव करना होता है, और हर स्टेप पे एलिजिबिलिटी, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं सर। क्योंकि किसी को सर्टिफाई कर रहे हैं, किसी दूसरे के प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सही है, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो इन सारी चीजों में सर देखिए, इश्यूज तो आते हैं, बहुत सारे आए हैं, काफी हम लोगों को भी दिक्कतें रही हैं सर। और लेकिन ये है कि एक ना नॉर्मल बैकग्राउंड होने की वजह से ना पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करते चले आ रहे हैं, तो ठीक है, चलता है ऐसे।
थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे कोट के साथ में आंसर किया सर। और सर मैं जानना चाहूँगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो हर साल ग्रेजुएट हो रही है और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं, कुछ अभी बिज़नेस में हैं या कुछ अभी जो जॉब में है और बिज़नेस फील्ड में आना चाहते हैं सर, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ओके, तो सर देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग हैं, एग्रीकल्चर एक ना बीएससी ग्रेजुएशन भी ना बीएससी ऑनर्स बोला जाता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो 3 साल की ना 4 साल की होती है एग्रीकल्चर। तो उससे यदि आप ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और ऑर्गेनिक फील्ड में आना चाहते हैं, तो हालांकि बहुत सारे लिटरेचर्स अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल भी आजकल बहुत सारे डिप्लोमास भी होने लगे हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन ऑर्गेनिक की अभी अवेयरनेस उतनी ज्यादा एक यूनिवर्सिटी और स्कूल और सिलेबस लेवल पे भी नहीं है उतनी। इसके लिए देखिए, लर्निंग फेज में आप जैसे ही एग्रीकल्चर से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं, आज की डेट में बहुत कंपनीज हैं, काफी सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो कि इंडिया में ऑर्गेनिक में काम करती हैं। आप उनको ट्राई करें, और डेफिनेटली फ्रेशर्स के लिए एक हमेशा स्कोप रहता ही रहता है। यदि आप अच्छे से एलिजिबल हैं और एक बार इसमें एंट्री हो जाती है तो इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ये है, बाकी तो ये है कि ऑर्गेनिक की नॉलेज की बात करें तो देखिए सर, सीख के ही आता है। इसका एज सच एजुकेशन रिलेटेड न होकर के एक्सपीरियंस रिलेटेड मैटर है ये। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं सर जानना चाहूँगा कि इस शो के बाद अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये हम सर पैन इंडिया और अपनी वेबसाइट पे भी हमारा शो लाइव जाता है, अगर कोई इस फील्ड से रिलेटेड अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपको वेयर दे कैन फाइंड यू? ओके, तो ट्रेस अश्योर ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, और एड्रेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मेरा नाम योगेश है। एक मेल आईडी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, राइट, जो कि बेटर रहेगा आई थिंक। तो ऑडिट या एडमिन बेटर है कि ADMIN @traceassure.global, ये मेल आईडी है, traceassure.global। तो इस मेल आईडी पे आप कभी भी एनी टाइम कोई भी किसी भी लेवल पे कोई सर्टिफिकेशन रिलेटेड, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की कुछ भी चाहिए सर, जरूर मेल कर सकते हैं। योगेश सर, एक छोटा सा सवाल, मेरा निजी सवाल है आपसे। इतने सारे एक्सपीरियंस और इतने सारे ऑब्स्टिकल्स और फेल्योर के साथ में, इतने एक देखा जाए तो एक नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सर्टिफिकेशन का आप एक मिशन लेके चल रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों के साथ में पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सबको मैनेज करके चलना है। उसके साथ सर मैं जानना चाहूँगा, एंटायर शो में जो मैंने नोटिस किया, हाउ डू यू मैनेज योर इनर पीस एंड कीप स्माइलिंग? इसका सर क्या राज है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर देखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, और यदि ऊपर वाले पे भरोसा है तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग इस तरीके के एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि राधे और कृष्ण भगवान की कृपा रहती है। ब्रज एरिया है सर, तो बस प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है, बस और कुछ भी नहीं है। इनर पीस ऑटोमेटिकली मैनेज रहता है यदि उसके ऊपर आपको फेथ है। राइट, बहुत अच्छा सर। वो मोहर लग गई उस चीज़ को जो मैं अंदर से महसूस कर पा रहा था। तो आपके शब्दों से उस चीज़ को सुन के मतलब उस चीज़ को मैं और भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं उन्हीं का कहीं ना कहीं उनकी कृपा रही कि मैं आपसे मिल पाया वर्चुअली। और थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली हमारे व्यूवर्स और जो बिज़नेस वर्ल्ड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, इसको बहुत हेल्पफुल ये शो होगा उनके लिए। और कोशिश करेंगे सर आपसे फेस टू फेस बहुत जल्दी मुलाकात करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ग्रेट टाइम।